और उसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर ध्यान से देखिएगा, ये लाइट आपकी तरफ आ रही है, तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाए तो लाइट किस तरह से दिखाई देगी, एक पॉइंट की तरह से। इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन बनाएं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सेम इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, तो उसी के परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। यानी हर लाइट हर डायरेक्शन में क्या करेगी, ऑसिलेट ना। अब इस लाइट को बेटा पास आउट किया जाता है एक प्रिज्म में से। इस लाइट को किस में से पास आउट किया जाता है, एक प्रिज्म में से। इस प्रिज्म को हम नाम देंगे नाइकॉल प्रिज्म। क्या नाम दोगे, नाइकॉल प्रिज्म। नाइकॉल प्रिज्म में बेटा ध्यान, आकांक्षा में वापस पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी, एक बार पहले सुन लो। नाइकॉल प्रिज्म में अगर हम बात करें बच्चा, तो छोटी छोटी सी फ्रिंज बनी हुई होती है। अब तुम फ्रिंज को कैसे समझोगे, तो बेटा अगर घर पे जो हमारी क्या होती है, खिड़कियां होती है, उसमें ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे बीच में रॉड्स होती है, तो रॉड के बीच का जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज। वही चीज है यहाँ पर। या तुम मान लो, जैसे मैं तुम कैसे समझो, मान लो हम मूवी में देखते हैं, तो मान लो जेल होती है। जेल में क्या होता है कि लोहे की रड होती है, उनके बीच में छोटे छोटे से स्पेस होता है। बस उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, फ्रिंज होता है। तो बेटा जब लाइट को मान लीजिए हम इसमें से पास आउट करते हैं, क्लियर, मान लीजिए तुम्हारी फ्रिंज इस तरह से, देखिए फ्रिंज नंबर 1, फ्रिंज नंबर 2, फ्रिंज नंबर 3, मेरे हाथ की तरफ देखिएगा, फर्स्ट फ्रिंज, सेकंड फ्रिंज, थर्ड फ्रिंज। अगर मान लीजिए मैं इस पेन को ऐसे पार करना चाहूं, ये फ्रिंज ऐसे है, क्या पास आउट होगा, नहीं, ये फ्रिंज यहीं रुक जाएगा, ये लाइट यहीं रुक जाएगी, क्लियर। बट अगर मान लीजिए ये फ्रिंज ऐसे है और लाइट को मैं ऐसे पार आउट करूं, तो वो लाइट उसमें से क्या हो जाएगी, पास आउट। तो ध्यान से देखना, जब हमने निकोल प्रिज्म में से पास आउट किया, तो सिर्फ वो ही लाइट पास आउट होगी जिसका प्लेन इस फ्रिंज के क्या होगा, पैरेलल, क्लियर, बिल्कुल बिटवीन, हम बोल सकते हैं गैप बिटवीन बार्स, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज। कोई दिक्कत नहीं है क्षितिज। नाउ अब अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल वाला पास होगा, वर्टिकल है तो वर्टिकल वाला पास आउट होगा, और अगर आपका क्या कहते हैं, डायगोनल है तो डायगोनल, वर्टिकल है तो वर्टिकल, एंड हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल। बट सिर्फ लाइट एक ही प्लेन में वाइब्रेट करेगी, बाकी सारी आपका कहाँ रुक जाएगा, पीछे। ऐसी लाइट को हम क्या नाम देंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस तरह की लाइट को हम क्या नाम देंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या चलेगा, पीपीएल, क्लियर। नाउ अब इस पीपीएल को हम पास करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हमने एक ट्यूब ली, उसमें हमने कुछ कंपाउंड रख दिया, कोई भी कंपाउंड रख सकते हो, मान लो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड रखा है क्योंकि हम ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, क्लियर। अब ध्यान से सुनना बेटा, जब भी कोई चीज मान लीजिए कंपाउंड में से पास हुआ, मान लो पीपीएल पास हुआ, तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड पीपीएल के साथ रिएक्शन करेंगे और कुछ कंपाउंड पीपीएल के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अब रिएक्शन का मतलब क्या है, ये प्लेन ऑफ ऑसिलेशन है, तो कुछ कंपाउंड जैसे प्लेन आया वैसे ही चला गया, यानी उनको कोई मतलब नहीं कि पीपीएल आया या नहीं आया। कुछ कंपाउंड ध्यान से देखना मेरे हैंड की तरफ, या तो पीपीएल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। अब रोटेट करने की भी दो पॉसिबिलिटी होगी बेटा, या तो वो कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज, या कैसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। यानी पहला कंडीशन ध्यान से देखना, ये पीपीएल आया और ये पीपीएल चला गया, यानी कंपाउंड को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई आया कोई चला गया। जैसे तुम लोग बच्चा, कई बार होता है ना, हम लोग बोलते रहते, तुमने कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने नहीं सुनना तो नहीं सुनना, हमने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना, क्लियर। नाउ ध्यान से सुनना, जैसे आया वैसे चला गया। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर बात करूं, तो दो तरह से पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी कि जैसे पीपीएल आया था वैसा ही पीपीएल वापस चला गया, यानी किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। दूसरा, पीपीएल रोटेट कर गया। अब रोटेट करने के दो चांस, या तो वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, या वो कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि जो पीपीएल आपका घूमे, वो मान लीजिए ये आपका ओरिजिनल वन था, अब जो पीपीएल घूमा वो पीपीएल आपका कैसे घूमा, क्लॉकवाइज। पीपीएल आपका कैसे घूमा, क्लॉकवाइज। और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चा कि आपका जो पीपीएल घूमे वो पीपीएल कैसे घूमे, एंटी क्लॉकवाइज। पहले कैसे घूमा, क्लॉकवाइज, और दूसरा कैसे घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। चलिए आगे की तरफ, आपका एनालाइजर लगा होगा और उससे आगे आपका कंप्यूटर स्क्रीन होगा, जिसको हम नाम देंगे डिटेक्टर।
जो ये बता देगा कि कौन सा कंपाउंड ने रिएक्शन करी और कौन से कंपाउंड ने रिएक्शन नहीं करी। तो ये रहा आपका पूरा इंस्ट्रूमेंट। चलिए फिर ध्यान से सुनिएगा। हमने लाइट लिया था, दैट इज आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि जिस डायरेक्शन में ये मूव करती है उसके परपेंडिकुलर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसी के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ना उसको पास आउट किया हमने प्रिज्म में से, जिस प्रिज्म को हमने नाम क्या दिया, नाइकॉल प्रिज्म। याद रखना, नाइकॉल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट से बना होता है। क्लियर। नाउ उसके बाद जब हमने पास आउट किया बेटा, तो लाइट आपका सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। इस लाइट को हम क्या नाम देंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्लियर। नाउ इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमने पास आउट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ने पीपीएल के साथ किसी तरह की कोई रिएक्शन शो नहीं किया। कुछ कंपाउंड ने पीपीएल को एक पर्टिकुलर एंगल से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। चलिए ध्यान से देखिएगा, जो कंपाउंड पीपीएल के साथ किसी भी तरह की रिएक्शन शो नहीं करेगा, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्या नाम दोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। व्हाई इट इज इनएक्टिव कंपाउंड, रीजन, इसने पीपीएल के साथ, पीपीएल मतलब लाइट, पीपीएल है बेटा विच ऑसिलेट ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी जिसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन सिर्फ कहां पर होगा, एक प्लेन में, दैट इज कॉल्ड एज पीपीएल। ओके अंश। नाउ जो कंपाउंड पीपीएल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो कंपाउंड पीपीएल के साथ रिएक्शन करते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां से बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, अब दो, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद पीपीएल। वो कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट नहीं कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। और वो कंपाउंड जो पीपीएल को रोटेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्लियर। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मतलब, ध्यान से सुनना, डू नॉट रोटेट पीपीएल। बच्चा 1 मिनट पहले मैं जो समझा रही हूँ वो समझ लो, उसके बाद तुम्हारा सारे क्वेश्चन का जवाब दूंगी। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो कंपाउंड जो पीपीएल को क्या कर रहे हैं, रोटेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट ध्यान से सुनना। अब जो पीपीएल का रोटेशन था, एक बार पहले पहले सुन लो बेटा सारा, उसके बाद मैं सारा लिखवा दूंगी। ध्यान से देखना बेटा, कुछ कंपाउंड ने पीपीएल को कैसे रोटेट किया था, क्लॉकवाइज। और कुछ कंपाउंड ने पीपीएल को कैसे रोटेट किया था, एंटी क्लॉकवाइज। तो वो कंपाउंड जो पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट करता है, यानी लिखेंगे हम रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। उन कंपाउंड को हम नाम देंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ध्यान से सुनना, बिल्कुल टर्मिनोलॉजीज नहीं आ रही इसलिए बिल्कुल ध्यान से। क्या नाम दोगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। जो कंपाउंड पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और वो कंपाउंड जो पीपीएल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, रोटेट पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम क्या नाम देंगे, लीवो रोटेटरी कंपाउंड। क्या नाम दोगे, लीवो रोटेटरी। यानी जो क्लॉकवाइज घूम रहा है दैट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो, और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, लीवो। ध्यान से देखना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड को लिखने का तरीका होगा स्मॉल डी, कैपिटल डी कोई नहीं लिखेगा, या इसको लिखेंगे हम प्लस, क्योंकि राइट हैंड साइड जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो प्लस। और लीवो रोटेटरी का सिंबल रहेगा स्मॉल एल या माइनस। आया समझ में। तो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी। यहाँ तक किसी को डाउट, मैं लिखवा सब दूंगी, किसी को कोई डाउट। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट।
हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल ऑफ रोटेशन। क्योंकि पहली बार टर्मिनोलॉजी सारी से बिल्कुल ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। एंगल थ्रू विच PPL rotate by an organic compound। ना बेटा, तो ध्यान से सुनना। अगर हम बात करें एंगल ऑफ रोटेशन क्या है बेटा, अब्दुल्ला मैं यही बोल रही हूँ, 5 मिनट रुक जाओ। मैं जब वापस रिवाइज कराऊंगी, जब तुम्हारा डाउट आएगा वो सब पूछ लेना। एक बार पहले जो मैं समझा रही हूँ वो समझ लो। क्लियर? ध्यान से सुनना। एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? वो एंगल जिससे आपका पीपीएल क्या कर गया, रोटेट। उस एंगल को हम क्या नाम देंगे? एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर? नाउ ध्यान से सुनना। अगर हम यहां बात करें ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, चलिए पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखना। इट इज डिनोटेड बाय थीटा और अल्फा। किससे डिनोट करोगे? थीटा या अल्फा से। क्लियर? नाउ ध्यान से देखना। अगर हम यहां बात करें तो जैसा पीपीएल आया था वैसे ही चला गया। दैट्स वाई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड के लिए थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री। जब हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी की बात कर रहे हैं तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं? थीटा। और चूंकि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा है तो इसके लिए थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पर ये जो एंगल से घुमा है ये आपका क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? यस और नो? तो ठीक है, 3 तरह के कंपाउंड, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव फिर 2, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। क्लियर? अब ध्यान से सुनना बेटा, डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ना बेटा ध्यान से सुनना। चूंकि ये आइसोमर्स हैं बेटा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम, बिकॉज दे आर आइसोमर। चूंकि ये स्टीरियो आइसोमर है तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, जनरल फॉर्मूला सेम। इवन इफ most of the physical and chemical properties are also same। यानी बच्चा देखो क्या क्या सेम हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, जनरल फॉर्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यानी आईयूपीएसी भी क्या हो गया? सेम। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई? सेम। फिर डिफरेंट क्या हुआ? तो ध्यान से सुनिएगा। बट हैव डिफरेंट बिहेवियर टूवर्ड्स PPL is known as optical isomers। यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन फिर ध्यान से सुनिएगा। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मोस्ट ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रही? सेम। बट पीपीएल के टूवर्ड्स बिहेवियर क्या हो गया? डिफरेंट। दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर and the phenomenon is known as and the phenomenon is known as ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन समझ में आई। यानी दो कंपाउंड जिनका पीपीएल के टूवर्ड्स बिहेवियर क्या होगा? डिफरेंट। दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। एक ने पीपीएल को घुमाया क्लॉकवाइज, एक ने पीपीएल को घुमाया एंटी क्लॉकवाइज। पीपीएल के टूवर्ड्स बिहेवियर क्या हो गया? डिफरेंट। ये आपस में क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे? एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक लीवो रोटेटरी, क्योंकि एक ने क्लॉकवाइज घुमाया और एक ने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। क्लियर? अब ध्यान से सोच के जवाब देना। क्या ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड
और ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, आपस में ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, हाँ या ना? सोच के जवाब देना। क्या ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव आपस में ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, यस और नो? चलिए बच्चा, बहुत से बच्चों का आंसर आया यस और किसी किसी का आंसर आया नो। ध्यान से सुनना, दे आर ऑप्टिकल आइसोमर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? बिहेवियर डिफरेंट टूवर्ड्स पीपीएल। मैंने ये नहीं बोला कि वो पीपीएल के साथ रिएक्शन करना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में भी तो बिहेवियर डिफरेंट हो गया बच्चा। एक रिएक्शन कर रहा है, एक रिएक्शन नहीं कर रहा। दैट्स गुड बच्चा अंश। तो बेटा एक रिएक्शन कर रहा, एक रिएक्शन नहीं कर रहा, तो बिहेवियर तो क्या हो गया? डिफरेंट। तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो बेटा ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम बात अगर करें तो हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? ध्यान से देखना, ऑप्टिकल आइसोमर्स अगर हम बात करें तो हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो। पहला ऑप्टिकली इनएक्टिव और दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव में अगर हम बात करें तो फिर दो हो जाएंगे, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। आया समझ में यहां तक? यस और नो? क्लियर? चलिए नाउ लास्ट पॉइंट, उसके बाद आपको जो डाउट्स है वो आप स्टार्ट कीजिएगा पूछने के लिए। ना बेटा, एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट अभी हमने ऊपर पूरा जो प्रोसेस था, उस इंस्ट्रूमेंट में जो नाम है उसका नाम है पोलेरीमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हम क्या मेजर करेंगे? एंगल ऑफ रोटेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? पोलेरीमेट्री, जो मैंने तुम्हें अभी पूरा ऊपर पढ़ाया है। तो एंगल ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्या नाम देंगे? एंगल सॉरी पोलेरीमीटर। क्लियर? ये आपका क्या करेगा? मेजर एंगल ऑफ रोटेशन। यहां तक किसी को डाउट? चलिए अब मैं वापस फर्स्ट स्लाइड पे आ रही हूँ ना। पहले ये डायग्राम देखिए, बनाइए, और इसमें जो डाउट है वो बात करते हैं। क्लियर? पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगी। हाँ, अब बेटा अपने लोग डाउट्स पूछो बच्चों। बेटा याद रखना, क्या कहते हैं आकांक्षा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर ही क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वो मूव करती है यानी प्रोपोगेट करती है बेटा, क्लियर, वो उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक। मान लो मैं इसको इलेक्ट्रिक मान लू, इस जैसे ये पेन है, ये इलेक्ट्रिक है तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक। मान लो इसको मैंने मैग्नेटिक मान लिया तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक। आया समझ में? डिटेक्टर, मुझे एक चीज बताओ बेटा, इंस्ट्रूमेंट तो पूरा आपका क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, डोंट टेक इट अदरवाइज, लेकिन जैसे मान लो हम कुछ भी डॉक्टर के पास जाते हैं, क्लियर, तो बेटा जैसे मान लो हमें हार्ट में भी कोई प्रॉब्लम होती है, ईसीजी करता है बेटा अगर, तो जो भी ईसीजी है वो तो बेटा वो पूरी मशीन करती है। हमारे पास बाद में क्या आती है? रिपोर्ट आती है ना बेटा, तो जो कंप्यूटर से जो स्क्रीन से बाहर आया, दैट इज कॉल्ड डिटेक्टर। कि वो आपको पूरा प्रिंट करके दे देगा कि हाँ, कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है जहां पर प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा। ये तो पूरा इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है ना बेटा अंदर की तरफ। आया समझ में? बेटा फ्रिंज यानी बोल सकते हो कि दो रॉड के बीच का स्पेस, क्लियर, यानी सिंपल ये पेन और ये पेन है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एज फ्रिंज। बेटा लाइट प्रोपोगेट नहीं है, लाइट मूव नहीं करी, जो उसका ऑसिलेशन है यानी जो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो रोटेट कर रहा है। ओके अब्दुल्ला, लाइट नहीं मूव करी, जो उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था, जैसे पहले लाइट इस डायरेक्शन में भी ऑसिलेट कर रही थी, इस डायरेक्शन में भी कर रही थी, इस डायरेक्शन में, अब वो सिर्फ सिंगल एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। बेटा वो इलेक्ट्रिक भी हो सकता है मुकुंद और मैग्नेटिक भी हो सकता है, यानी ये जो तुम्हारा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आया, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और मैग्नेटिक भी, क्लियर, बट होगा एक सिंगल डायरेक्शन। हाँ बच्चा, क्षितिज ऑप्टिकल इनएक्टिव वही कंपाउंड जिसने कुछ नहीं किया। जैसे कई बच्चे इस क्लास में अभी भी हैं, आते हैं और चले जाते हैं, वो कोई क्लास को डिस्टर्ब नहीं करते, दे आर कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बेटा एनालाइज तो एनालाइज कर रहा है, ये तो हमें क्या कर रहा है? प्रिंट करके बाहर दे रहा है, बट यहां तक पहुंचाने वाला कौन है? एनालाइजर। ओके अभिजीत,
या नॉट यू बेटा। बच्चा अब ये तो बेटा इंस्ट्रूमेंट में ही पता होगा बेटा, ये चीज तो मैं नहीं बता सकती हूँ। क्लियर। पीपीएल बेटा, पीपीएल होता है प्लेन पोलराइज लाइट। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब बच्चा वो लाइट जो सिंगल प्लेन में या सिंगल डायरेक्शन में क्या करेगी, प्रोपोगेट या ऑसिलेट, उसको हम क्या नाम देंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। बेटा ये क्या कहते हैं, मैटर है, मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सोडियम होता है, उसी तरह से होता है। क्लियर। इस फिनोमिना का यूज है बेटा, आगे मैं आपको जाके बताऊंगी समृद्धि, कि हम सब कुछ बता सकते हैं आगे जाके, जैसे जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सब कुछ। बट वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो है या लीवो, ये सिर्फ हम किससे बता सकते हैं, पॉलिरीमेट्री से। क्लियर। हाँ बेटा, वो ही पास आउट होगा, जैसे मान ले ये वाला फ्रिज क्या होगा, यही वाली लाइट क्या होगी, पास आउट। ये वाली लाइट या ये वाली लाइट सब कहाँ रह जाएगी, पीछे की तरफ। क्लियर अंश। चलिए बना लिया सबने डायग्राम बेटा। ना स्लाइड नंबर 2। हाय आस्था बेटा, अभी तो बेटा आज फर्स्ट डे है, वो भी 5 मिनट हुए लेक्चर। क्लियर ना बेटा। एक और चीज, चलो वो चीज मेरी मिस्टेक है ना बेटा, ध्यान से सुनना। एक काम करना, तुम्हारे को जो भी डाउट आ रहा है ना बेटा, उस डाउट को अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पर लिखते जाओ। क्लियर। और जब मैं तुम्हें बोलूंगी हाँ बेटा अब कोई डाउट तब पूछना, क्योंकि अभी तुम्हारे दिमाग में बहुत सी चीजें आ रही हैं, और ऑप्टिकल एक ऐसा आइसोमर्स है बेटा कि उसमें हमें बहुत सी चीजें क्लब करनी है। क्लियर। तो अभी जो मान लीजिए तुम्हारा दिमाग अभी तक जितना पढ़ाया, उसमें कोई डाउट है तो वो पूछो। लेकिन हाँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम कैसे कंपेयर करेंगे। मैं ये नहीं मना कर रही बच्चे कि तुम मुझसे डाउट मत पूछो, बट आज नहीं, आज से 5 या 6 लेक्चर बाद जब मैं ऑप्टिकल को एक क्लब करने की कंडीशन में होंगी। क्लियर आस्था। अनुज मैं वही तो बोल रही हूँ ना बेटा, तो ये क्वेश्चन अपना पीछे लिख। नहीं बेटा, डिफरेंट बिहेवियर में अभी सिर्फ एंगल की ही बात करेंगे। बिल्कुल होगा बच्चा, अक्षर सिखाऊंगी। ये बात तो सही बोला अब्दुल्ला। अभी तो देखो ना बेटा आगे आगे होता है क्या। अभी तो बेटा मूवी शुरू हुई है, पिक्चर पूरी बाकी है, तो ट्रेलर है बेटा।
स्मृति एक काम करना बेटा, ये वाला जो तेरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अपने रजिस्टर के लास्ट पेज पर लिख कर रख। 4 दिन बाद मैं तुझसे पूछूंगी और तू खुद बताएगी कि हाँ मैम अब समझ में आया इस क्वेश्चन का रीजन। क्लियर? तुम खुद इस क्वेश्चन का जवाब दोगी कि हाँ क्यों कंपाउंड ने पीपीएल को रोटेट किया और क्यों नहीं किया। हाँ बेटा, बट कल शाम में है वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी क्योंकि तब आपकी क्लास होगी बेटा। नहीं मॉर्निंग में नहीं है बेटा, कल कल इवनिंग है। कोई ना मंडे को बेटा। हाँ बच्चा, हुआ यहाँ तक सबका? हाँ बेटा मैंने बात की थी, मैं अभी क्लास के बाद बता दूंगी बच्चा। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ रोटेशन। चलिए पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर। नाउ ध्यान से सुनना, अगर मान लो बेटा मैं इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार करती हूँ 25 डिग्री पर, एक बार करती हूँ 40 पर, एक बार करती हूँ 70 पर, एक बार करती हूँ 100 और एक बार 100 से ज्यादा, बताओ क्या सभी टाइम एंगल ऑफ रोटेशन सेम आएगा या डिफरेंट? डिफरेंट। क्लियरली रीजन हो सकता है बेटा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो एनर्जी चूंकि मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन ज्यादा करे, या हो सकता है वो रिएक्शन कम करे। क्लियर? बट ये कंफर्म है कि दोनों टाइम आपका टेम्परेचर सॉरी क्या कहेंगे एंगल ऑफ रोटेशन सेम नहीं आएगा। तो बेटा एक ही कंपाउंड के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग, तो बेटा ये तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन बन जाएगी। दैट्स वाई बेटा इसको करने के लिए हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं फिक्स्ड। हम टेम्परेचर को कहां पर ले लेते हैं, रूम टेम्परेचर। और हम जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वो हम कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया फिक्स, कौन सा लिया हमने, रूम टेम्परेचर, दैट इज योर 25 डिग्री सेल्सियस। चलिए दूसरा हम बात करते हैं वेवलेंथ। ये तो आपको पता ही है बेटा, विबग्योर होता है हमारा। तो मान के चलो एक बार हम ब्लू लाइट लेते हैं और एक बार हम रेड लाइट लेते हैं। क्लियर? अगेन सोच के बताओ, ब्लू लाइट और रेड लाइट दोनों में किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा या डिफरेंट? अगेन डिफरेंट। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए हम जो लाइट यूज करते हैं, हम जो लाइट यूज करेंगे वो हम कौन सी लाइट यूज करेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट। कौन सी लाइट यूज करोगे, मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब मेड अप ऑफ सिंगल वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक लाइट को हम क्या बोलेंगे, वो लाइट जो किससे मिलकर बना है, सिंगल वेवलेंथ। सिंगल वेवलेंथ यानी सिर्फ उसमें एक ही वेवलेंथ होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? अब बेटा आप लोगों ने क्या कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जिसमें लाइमर बार्मर पास्चन ब्रैकेट सीरीज होती है। क्लियर? उसी टाइप से बेटा अगर हम सोडियम लैंप के लिए बात करें, तो सोडियम लैंप का जो स्पेक्ट्रम होता है उसकी हम कौन सी लाइन यूज करते हैं, डी लाइन। कौन सी लाइन यूज करते हो, डी लाइन। आपको उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा, उसका वैल्यू क्या है, 5893 एंगस्ट्रॉम। यानी हमने यहाँ पर दो चीजें फिक्स कर दी, पहला हमने टेम्परेचर फिक्स कर दिया दैट इज योर 25 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा हमने वेवलेंथ फिक्स कर दी जो हमारा क्या है 5893 एंगस्ट्रॉम। यहाँ तक क्लियर सबको? क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड, कंसंट्रेशन। नाउ कंसंट्रेशन में अगर हम बात करें, मान लो हमने दो ट्यूब ली, एक बार मैंने जो कंपाउंड लिया वो C1 कंसंट्रेशन का लिया, और एक बार ध्यान से देखो मैंने जो कंपाउंड लिया वो C2 कंसंट्रेशन का लिया। क्लियर?
देखने के से ही पता लग रहा है बेटा, कंसंट्रेशन C1 और C2 कौन ज्यादा है, C2। अब ध्यान से सुनना, इसमें से मैंने पीपीएल को पास आउट किया, इसमें से पीपीएल को पास आउट किया। इस टाइम जो एंगल ऑफ रोटेशन आया वो θ1 और इस टाइम जो एंगल ऑफ रोटेशन आया वो θ2। सोच के बताओ θ1 ज्यादा होगा या θ2? क्लियर? सोच के जवाब देना, θ1 ज्यादा होगा या θ2? कैसे θ1 ज्यादा होगा बच्चा? ध्यान से देख, ये है एक मॉलिक्यूल धक्का दे रहा है, 2 दे रहा है, 3 दे रहा है, 4 दे रहा है, 5 दे रहा है। एक मॉलिक्यूल रिएक्शन करा, 2 करा, 3 करा, 4 करा, तो बेटा जितने मॉलिक्यूल्स आपको धक्का देंगे उतना एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, ज्यादा। बिल्कुल सही बच्चा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। आया समझ में बेटा? चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। ना याद से देखना, इस टाइम मैंने कंसंट्रेशन सेम रखा है, यानी मान लीजिए पहले में 1 ग्राम 1 ml में है और दूसरे में भी मान लीजिए 1 ग्राम 1 ml में। कंसंट्रेशन मैंने दोनों में सेम रखा, बट इस टाइम मैंने लेंथ को क्या कर दिया, चेंज, यानी कंसंट्रेशन सेम, एक बार L1 है और एक बार L2 है। सेम चीज हमने यहां से किसको पास आउट किया, पीपीएल को। अब सोच के बताना, एंगल ऑफ रोटेशन सेम होगा या डिफरेंट होगा? अगेन ज्यादा होगा, सेम चीज। अब इसको इस तरह से समझो, मान लो बेटा मैं एक टॉपिक को, मान लो 10 मिनट का टॉपिक है, उस 10 मिनट के टॉपिक को अगर 10 मिनट में पढ़ाती हूँ और एक बार 15 मिनट में पढ़ाती हूँ, कहाँ पे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, 15 मिनट। रीजन, तुम लोगों को रिएक्शन करने का या तुम लोगों को सोचने का टाइम क्या मिलेगा, ज्यादा। बट अगर मैं फास्ट फास्ट बोलूं, जल्दी जल्दी बोलूं, तो बेटा हो सकता है किसी बच्चे को समझ में आए और किसी बच्चे को समझ में नहीं आए। तो ध्यान से सुनना, वो ही जितना डायरेक्शन टाइम मिलेगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल क्या करने देंगे, रिएक्शन। बट अगर मान लो साइज छोटा है, लेंथ छोटी है, तो पीपीएल आया और चला गया, बच्चों को पता ही नहीं लगा, बच्चा हाँ बैठा रहा, मैम आई पढ़ा के चली गई, कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। क्लियर? तो ध्यान से सुनना, अगर लेंथ ऑफ ट्यूब ज्यादा है, सिंपल सी एक चीज बेटा, अगर मैं एक ही पॉइंट को 4 बार बोलू, 5 बार बोलू, 6 बार बोलू, तो वो चीज तुम्हें अच्छे से समझ में आएगी। रीजन, बार बार बोले जा रहा है, बार बार तुम्हें रिएक्शन करने का टाइम मिल रहा है। यही चीज में एक बार बोलूँ, हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, चलो चलो चलो, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। रीजन, तुम्हारा जो रिएक्शन करने का टाइम था वो टाइम क्या मिला, कम। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा टाइम पीपीएल को पास आउट होने के लिए मिलेगा, उतना एंगल ऑफ रोटेशन का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। तो फाइनल हमारे लिए जो वैल्यू निकली वो क्या निकले, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्यूब। आया समझ में? तो फाइनल हमारे लिए जो रूल बना वो क्या बना, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर? नाउ ध्यान से सुनना अब। हाँ बेटा बोलो क्षितिज। आकांक्षा फिर समझा रही हूँ, 1 मिनट पहले देख लो ना। अब अगर मान लीजिए हमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा ना। ध्यान से सुनना, फाइनल फॉर्मूला बन रहा है आपका थीटा इक्वल टू थीटा लैम्डा टी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ये कैसे बना, कहाँ से बना, ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बट इसका तुम्हें क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद। क्लियर? ये थीटा क्या है, ये आपका ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा लैम्डा टी, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, C इक्वल टू कंसंट्रेशन। और याद रखना कंसंट्रेशन हमने किस में लेना है, हमेशा ग्राम पर ml में। और लास्ट पॉइंट जो है आपका वो रहेगा L, L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्यूब, और ये हमेशा हमने किस में लेना है, डेसीमीटर में। ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला, थीटा इक्वल टू थीटा लैम्डा टी मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन इनटू लेंथ। ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन क्या है,
ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन, मैं बता रही बच्चा ध्यान से सुनो, एक सेकंड पहले पूरा खत्म तो होने दो बेटा, फिर डाउट पूछो। ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? तो ये है एंगल थ्रू विच पीपीएल रोटेट, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। क्लियर? ये ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? वो एंगल जिससे आपका क्या घूम गया? पीपीएल। कंसंट्रेशन तो हमें पता ही है। क्लियर? लेंथ भी हमें पता ही है ना। अब ध्यान से सुनना, हम बात किसकी कर रहे हैं? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब ये स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है? तो ध्यान से देखना, इफ कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 ग्राम पर ml एंड लेंथ इक्वल टू 1 डेसीमीटर, अगर कंसंट्रेशन कितना ले लिया? 1 ग्राम पर ml और लेंथ कितना ले लिया? 1 डेसीमीटर, इस टाइम जो थीटा ऑब्जर्व्ड आएगा, इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्लियर? यानी जब कंसंट्रेशन आपका 1 ग्राम पर ml है और लेंथ 1 डेसीमीटर है, उस टाइम जो थीटा ऑब्जर्व्ड आया, उसको हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। क्या नाम दोगे? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। यानी अगर हम ये बात करें तो ये हम बोल सकते हैं, इट इज द ऑब्जर्व्ड रोटेशन ऑफ यूनिट कंसंट्रेशन। यूनिट कंसंट्रेशन मतलब 1 ग्राम पर ml of compound present in sample tube of unit length, that is 1 decimeter. Clear? Now यानी सिंपल सा, ये कब आपका एंगल ऑफ रोटेशन होगा? जब हम कंपाउंड की कंसंट्रेशन कितना कर रहे हैं? 1 ग्राम पर ml और लेंथ हम कितना ले रहे हैं? 1 डेसीमीटर। इस टाइम जो ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ रोटेशन आएगा, उसको हम क्या नाम देंगे? स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब बेटा ये लैम्डा टी क्या है? तो ध्यान से सुनना, ये लैम्डा टी ये डिनोट कर रहा है कि हम क्या सॉरी मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर रहे हैं, तो हम कौन सी यूज कर रहे हैं? डी लाइन। और टेम्परेचर हम कितना रख रहे हैं? 25। तो ये सिंबल है, तो आप थीटा डी 25 भी लिख सकते हो या थीटा लैम्डा टी भी रख सकते हो। ये इसका सिंबल है कि दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए, कि इसको हम सिर्फ क्या लिखेंगे? थीटा, और इसको हम क्या लिख रहे हैं? थीटा लैम्डा टी। लैम्डा क्या बता रहा है आपका? लाइट मोनोक्रोमेटिक। उसके लिए आप डी भी यूज कर सकते हो या लैम्डा यूज कर सकते हो, और टेम्परेचर के लिए भी वैल्यू रख सकते हो आप 25। तो इसका जो सिंबल चलेगा, वो सिंबल क्या चलेगा? थीटा लैम्डा टी या थीटा डी 25। क्लियर? एंगल ऑफ रोटेशन और ऑब्जर्व एंगल ऑफ रोटेशन में कोई डिफरेंस नहीं है बच्चा। चलिए एक बार मैं फिर ऊपर की तरफ आ रही हूँ। हाँ, अब जिसको डाउट है वो पूछते चलो एंड साथ में नोट डाउन भी करते चलो। पहले इस स्लाइड में जिसको जो डाउट है वो पूछो, बाकी बात आगे। टेम्परेचर, चल बेटा विक्षित ध्यान से सुनना। मान ले अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को एक बार 40 डिग्री पर करती हूँ और एक बार मान ले इसी एक्सपेरिमेंट को करती हूँ मैं 100 डिग्री पर, सोच के बता क्या दोनों टाइम कंपाउंड की और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा या डिफरेंट होगा? आस्था और विक्षित जिन्होंने डाउट पूछा, डिफरेंट। तो बेटा हो सकता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो वो जल्दी रिएक्शन करे, या जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है वो रिएक्शन कम करे। बट ये कंफर्म है चूंकि एनर्जी डिफरेंट होगा तो दोनों का रिएक्शन करने का चांस भी अलग अलग होगा। यानी सिंपल सा वही चीज बेटा, दो अलग अलग ब्रेन के आदमी एक तरह से नहीं सोच सकते। क्लियर? तो दो अलग अलग एनर्जी के मॉलिक्यूल सेम टाइप से रिएक्शन नहीं कर सकते। दैट्स वाई हमने टेम्परेचर को क्या कर दिया? फिक्स। हाँ आकांक्षा बोल, कौन सा पॉइंट नंबर 2? आकांक्षा पहले पॉइंट नंबर 2 कौन सा पूछ रही हो बेटा? ना बेटा ध्यान से सुनना, सेम चीज। हम अगर मान लो रेड लाइट यूज करें और हम अगर ब्लू लाइट यूज करें, तो बेटा रेड लाइट और ब्लू लाइट अगेन दोनों की एनर्जी क्या होगी? डिफरेंट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अलग होगी, फ्रीक्वेंसी अलग होगी तो एनर्जी अलग होगी। वही चीज
हो सकता है जिसकी एनर्जी ज्यादा हो वो ज्यादा रिएक्शन करे, जिसकी एनर्जी कम हो वो कम रिएक्शन करे, बट अगेन चूंकि एनर्जी डिफरेंट है दैट्स वाई आपका लेंथ क्या रिएक्शन सेम नहीं रहेगा। क्लियर? सोडियम बेटा जिस तरह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है उसी तरह सोडियम का आपका भी स्पेक्ट्रम लाइंस होती है। क्लियर? वो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, बट उसी स्पेक्ट्रम लाइन की एक लाइट हम यूज करते हैं, दैट इज योर डी लाइन। जैसे हाइड्रोजन का लाइमर बामन पास्चन होता है उसी तरह से हमने सोडियम लाइन का एक स्पेक्ट्रम लाइन यूज की, दैट इज योर डी लाइन। अब क्वेश्चन है डी लाइन ही यूज की, तो बेटा वही चीज मैं बता रही हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जिसने ऑप्टिकल आइसोमर्स की डेफिनेशन याद रखना बेटा। जैसे कई बच्चा पूछता है मैडम हम ग्राम पर एमएल में ही क्यों लेते हैं, हम ग्राम पर लीटर क्यों नहीं लिया, या हमने किलोग्राम पर लीटर क्यों नहीं लिया, या लेंथ हमने डेसीमीटर में ही क्यों लिया, सेंटीमीटर में ही क्यों लिया। तो याद रखना बच्चा ये जो वैल्यूज है कि हम कंसंट्रेशन को किस में ले रहे हैं, ग्राम पर एमएल में, या लेंथ को हम किस में ले रहे हैं, डेसीमीटर में, ये बेटा सारा एक्सपेरिमेंटल है। क्लियर? जब साइंटिस्ट लोग इस पे वर्कआउट कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जब हम डेसीमीटर लेते तो हाँ वैल्यू सही आ रही है, सेंटीमीटर लेने पे हो सकता है मतलब पॉइंट्स में आ रहा होगा या बहुत ज्यादा जीरो जीरो आ रहे होंगे, तो उन्होंने फिक्स कर दिया कि हाँ हमें इसको इसमें लेना और उसको इसमें लेना। क्लियर? बेटा याद रखना, अब ध्यान से सुनना, मैंने सिंपल सा ध्यान से सुनो, एक बार आधा ग्लास पानी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। आधा ग्लास पानी को मैंने एक छोटी ग्लास में रखा और एक बड़ी ग्लास में रखा, रहा तो वो आधा ग्लास ही ना बेटा। मैं उसमें नहीं जा रही कि वो वॉल्यूम और वो तुम बढ़ा रहे हो, मैं सिर्फ लेंथ की बात कर रही हूँ। आया समझ में? मैं वही बात बोल रही हूँ बेटा, तुम फिजिक्स फिजिक्स में मत जाओ। मैं सिंपल सा ये बोल रही हूँ कि सिंपल सा एक गिलास पानी को मैंने एक बार एक गिलास में लिया और एक बार जग में डाल दिया, बस दैट्स ऑल, इतना समझ लो, रहा तो वो एक गिलास ही ना बेटा। ओके अक्षत? कंसंट्रेशन ध्यान से सुन स्मृति, इस बार मान ले इसको एक मॉलिक्यूल धक्का दे रहा है, दो मॉलिक्यूल धक्के दे रहे हैं, तीन मॉलिक्यूल धक्के दे रहे हैं, तो बेटा जितना इसके साथ रिएक्शन होगा बच्चा मॉलिक्यूल का, एंगल ऑफ रोटेशन उतना ज्यादा होगा। जैसे तुम्हारी क्लास में बच्चे ज्यादा हैं तो डाउट ज्यादा आ रहे हैं, यही अगर मान लो 4-5 बच्चों की क्लास होती बेटा तो डाउट नहीं आते। तुम्हारी क्लास में 112 बच्चे हैं तो डाउट्स क्या आ रहे हैं, ज्यादा। तो जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा। आया समझ में स्मृति? हाँ बेटा, थर्ड के C2 में वेरी करेंगे ड्यू टू हीटिंग। हाँ बच्चा वही चीज क्षितिज जो मैंने अभी स्मृति को बताया कि जितना ज्यादा बच्चा, तुम ही लोग सोचो ना बेटा, तुम इतने सारे बच्चे हो तो एक के बाद एक के बाद एक डाउट आया जा रहा है, यानी ज्यादा बच्चे रिएक्शन कर रहे हैं। और अगर मान लो ये बच्चा 4-5 बच्चों की होती तो अभी तक मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई होती। आया समझ में बेटा? तो जितना ज्यादा बच्चा उतने ज्यादा डाउट तो उतनी ज्यादा रिएक्शन। क्लियर? चलिए लिख लिया सबने? नहीं बेटा, क्लॉकवाइज में अब्दुल्ला पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस होगा। क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में माइनस। बहुत सारे अंश। बेटा ये तो सिंबल है, ये तुम्हारा मैक्स वाला मोड वोड मत लगाओ, दैट्स ओनली सिंबल। ओके वरुण? बिल्कुल बच्चा, आपको साइन के अभी सिखा रही हूँ क्वेश्चन कैसे पुट करोगे, क्वेश्चंस में अभी मैं आ रही हूँ इसी के बाद। हाँ जी बच्चा, यहाँ तक किसी को डाउट? तो ये रहा आपका फाइनल फॉर्मूला, थीटा ऑब्जर्व इक्वल टू थीटा लैम्डा टी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय एल। क्लियर? चले आगे। यस और नो? चलिए अब ध्यान से सुनना बेटा, आपको एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन देती हूँ, सोच के बताना। एक बार मान लो आपको 100 ml वाटर को बॉईल करना है और एक बार 1 लीटर वाटर को बॉईल करना है।
बताओ 100 ml वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होगा? जवाब नहीं आया बच्चा। 100 डिग्री पर 1 लीटर वाटर कितने पे बॉयल होगा? 100 पर। क्या वॉल्यूम या कंसंट्रेशन से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ? क्या कंसंट्रेशन बढ़ाने से या कम करने से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हुआ? नहीं। तो ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन is a characteristic property of a molecule like melting point, boiling point. So it does not depend on concentration and length. याद रखना, ऑब्जर्व, ये चीज बिल्कुल ध्यान से सुनना, थीटा ऑब्जर्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बट थीटा लैम्डा टी ये न तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और न लेंथ पे। रीजन, ये हमने मेजर ही तब किया जब आपका कंसंट्रेशन कितना था, 1 ग्राम पर ml, और वहां पे लेंथ आपका क्या था, 1 डेसीमीटर। आया समझ में? तो ध्यान से सुनना, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन is a characteristic property of molecule like melting point, boiling point, etc. So it does not depend on concentration and length of tube. Clear? चलिए अब बात करते हैं। नाउ लिखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल ऑफ रोटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल से क्वेश्चन से फटाफट बनाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द observed rotation of 2 gram compound in 10 ml solution in a polarimeter tube of 25 centimeter long is plus 1.34 degree. The specific angle of rotation of compound is. Clear? बनाओ अभी फटाफट। The पहले फर्स्ट बनाओ, देन क्वेश्चन नंबर 2 लिख रही हूँ। The observed rotation of 2 gram compound, लिख लिया सॉरी, फर्स्ट का आंसर बनाओ, देन क्वेश्चन नंबर 2, compound capital X has theta equal to 70 degree for 2 gram per ml solution in sample tube of length equal to 1 decimeter. Question A, calculate specific rotation, and option B, if its concentration is double
कैलकुलेट observed rotation and specific rotation. चलिए बच्चा, पहला क्वेश्चन नंबर 1 बनाइए। अरे नंदिनी क्या कर रहे हो बच्चा, आंसर सही बनाओ, पॉइंट की मिस्टेक्स आ रही है। याद रखना मैंने बोला था लेंथ आपने हमेशा किस में लेनी है, डेसीमीटर में। ध्यान से सुन लेना, लेंथ हमेशा किस में लेनी है, डेसीमीटर में। अनुज सही है, अनुज सही है। और बनाओ बच्चा।